नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। तमाम पार्टियां चौथे चरण के मतदान को लेकर पूरी ताकत लगा रही हैं और इस रेस में सबसे आगे कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका गांधी आज लखनऊ में गई अपने नवाब को ढूंढने के लिए। नवाब का मतलब यानी कांग्रेस का नवाब कौन होगा, यूपी चुनाव का नवाब कौन होगा, उसकी तलाश में अपने प्रत्याशियों की प्रचार करने के लिए लखनऊ गई और वहां से रोड शो की और उनके रोड शो में जमकर जो है भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं। इसके क्या मायने निकल रहे हैं आज राहुल से जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ प्रियंका गांधी पूरी ताकत और दम लगा दी है चौथे चरण के लिए, कितना बड़ा उनके लिए चुनौती है ये भी जानने की कोशिश करेंगे और चौथे चरण में प्रियंका गांधी और कांग्रेस का कहां पर रहेगा स्थिति वो जानने की कोशिश करेंगे। राहुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आज चौथे चरण को लेकर बातचीत कर रहे हैं। चौथे चरण में कांग्रेस को इस वक्त कहां देख रहे हैं, किस तरह की तैयारी देख रही हैं और प्रियंका गांधी जिस तरह से रोड शो रैलियां कर रही हैं लखनऊ में, कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला? राहुल देखिए, अगर हम पहले चरण की बात करें तो शुरुआत हमें पहले चरण से करनी पड़ेगी। पहले चरण में हमने देखा कि जनता का क्या फैसला था। दूसरे चरण और तीन जो चरण के चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, इन तीनों चरणों के चुनाव में हमने देखा है कि जनता बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि हमने जो वोट करके आए लोग हैं उनसे जब बातचीत की है, बाकायदा हमने ग्राउंड पर जब हमारे पत्रकार मौजूद थे वहां पर हमने जब उन लोगों से बात की जो लोग वोट करके बाहर निकल के आ रहे थे, तो उनके चेहरे पर साफ तौर पर गुस्सा था। साफ तौर पर वो कह रहे थे कि हमें नहीं चाहिए 2000 रुपए। जैसे कि आशिफ हम बात कर लेते हैं कि हर महीने 2000 रुपए किसानों के फंड में दिए जाते हैं और फ्री राशन जो बांटा जा रहा है, योगी सरकार जिसका ढिंडोरा पीट रही है कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं, या किसानों की वो बात कर रहे हैं कि हर महीने किसानों के खाते में 2000 जा रहे हैं। तो जनता का कहना यह है कि किसान का कहना यह है कि हमें नहीं चाहिए ये पैसा, हमें नहीं चाहिए ये फ्री का अनाज। लेकिन राहुल मैं इंटरप्ट के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन जब आप किसानों की 2000 की बात कर रहे हैं तो चौथे चरण से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा ऐलान किया है किसानों के लिए। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे पता है कि इसका आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता। लखीमपुर भी है चौथे चरण में। क्या स्मृति ईरानी जो ऐलान किया है कि पहले 6000 जो मिलते थे अब हमारी सरकार आने पे 8000 देंगे, ये आखिरी ओवर में इस तरह का बॉल फेंकना, क्या वाकई में फायदा मिल पाएगा स्मृति ईरानी को? देखिए, स्मृति ईरानी हो या बीजेपी के तमाम बड़े नेता, देखिए स्मृति ईरानी की बात पर मैं आशिफ जी बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसका सबूत भी दूंगा। पूरा जनता कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान आज पे विश्वास कर रहा, आप नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसकी वजह भी है ना सर, मेरे पास पॉइंट भी है। मैं पॉइंट आपको गिनवा देता हूँ। मेरे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी ताकि समझे कि ये लॉजिकल तरीके से बात हो रही है। तो मैं यहाँ पर 2014 से पहले की तरफ जाना चाहूंगा। 2014 से पहले बहुत सारी जनता उन्होंने देखा होगा कि स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर बैठा करती थी, सड़कों पर धरना देती थी। स्मृति ईरानी युवाओं के रोजगार को लेकर बात किया करती थी। स्मृति ईरानी महिला सुरक्षा को लेकर बात किया करती थी। स्मृति ईरानी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बात करती थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो विपक्ष में थे। 2014 के बाद माहौल बदलता है, बीजेपी की सरकार आती है और आज आप उठा लीजिए, क्या हमारे देश में बेरोजगारी नहीं है? क्या आज हमारे देश में, उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं, चुनाव उत्तर प्रदेश के चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश का जिक्र करना भी जरूरी है। हाथरस की घटना घटी है, कितना बयान आया स्मृति ईरानी का। उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि अमन त्रिपाठी के साथ, पंडित ब्राह्मण है वो भी, उसके साथ भी घटना घटी है, कितना बयान दिया गया है। कानून व्यवस्था की बात करते हैं ना, अल्ताफ का मामला घटा, हमने देखा अल्ताफ को लेकर क्या कुछ कहा गया। उत्तर प्रदेश में देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं विकास दुबे, वो भी पंडित है, उस पर कितना बयान दिया गया। तो ये देख रहे हैं ना कि स्मृति ईरानी जो महिला सुरक्षा का ढोंग करती है, दावा करती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज स्मृति ईरानी ने मोदी और योगी के नाम का चश्मा लगा रखा है। मतलब ये भी एक जुमला ही देख रहे हैं आप जी। और स्मृति ईरानी पहले भी झूठ बोला करती थी, आज भी झूठ बोल रही है। किसान जिनसे हमारी बातचीत हो चुकी है, जो ग्राउंड पर मौजूद है, किसान जो वाकई दर्द समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए फ्री, क्योंकि आज उनके खेतों में जानवर घुस जाते हैं, कई एकड़ फसलों को बर्बाद कर दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में युवा जिसके पास डिग्री तो है लेकिन रोजगार नहीं है। लेकिन जब किसानों का आप जिक्र कर रहे हैं तो राहुल जी, प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशों में घूमने के लिए वक्त है, लेकिन वही किसानों के परिवारों से मिलने के लिए वक्त नहीं है। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, बहुत सही प्रियंका गांधी ने बोला। और आशिफ जी, मैं उस समय की भी बात करना चाहूंगा जब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में घटना घटती है। उसके कुछ समय बाद देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं, लेकिन एक समारोह का उद्घाटन कर देते हैं, लेकिन जो किसान मर जाते हैं, जिन किसानों की मृत्यु होती है, उनके लिए एक लफ्ज भी वो नहीं बोलते हैं। हमने ये भी देखा कि एक लफ्ज भी जो है उन्होंने ना तो आशीष पर बोला
और ना ही अजय मिश्रा पर बोला। तो ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि ये बीजेपी के लोग हैं जिन्हें केवल और केवल मतलब किससे, वोटों से मतलब है। ये लोग सत्ता की राजनीति करने वाले लोग हैं और आज उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि सत्ता की राजनीति करने वाले इन योगी और मोदी को अब घर भेजना है, यानी कि मठ भेजने की तैयारी आज कर ली गई है जनता की तरफ तो से। और आपकी बीजेपी बातों में को अगर सुना जाए राहुल और समझा जाए और प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया उससे यही पता चल रहा है कि क्या चौथे चरण के मतदान में सबसे बड़ा मुद्दा लखीमपुर ही हो रहा है क्या, क्योंकि वहां भी वोटिंग है। देखिए नहीं, चौथे चरण के चुनाव की अगर हम बात कर ले कि जो अभी तक चरण के मतदान हुए, चाहे पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, हमने गौर से जब देखा तो ये तीनों चरण के मतदान में जनता का जो मुद्दा रहा है वो किसान का मुद्दा रहा है, वो बेरोजगारी का मुद्दा रहा है, महंगाई का मुद्दा रहा है। तो ये तीन मुद्दे हैं जो आशिफ जी आगे 7 चरण तक चलते रहेंगे। 3 चरण तो हो चुके हैं, चौथे चरण की भी तैयारियां चल रही हैं। तो आने वाले जितने चरण है उत्तर प्रदेश में जो बचे में, उनमें ये मुद्दा बहुत ज्यादा कामयाब हो रहा है। ये मुद्दा आज काम कर रहा है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जनता ये समझ चुकी है ना कि इनका क्या मकसद है, केवल हिंदू और मुस्लिम करना। क्यों पहले चरण खत्म होने के बाद हिजाब का मुद्दा अचानक से उठ गया, क्यों पहला चरण खत्म होने के बाद हिंदू और मंदिर मस्जिद का मामला उठने लगा, क्यों पहला चरण खत्म होने के बाद इन्होंने देश में इस तरह का माहौल बनाना शुरू कर दिया कि हिंदू आज खतरे में। तो ये इनकी एक सोची समझी साजिश है और आज किसान समझ रहा है, आज महिला समझ रही है, आज जनता समझ रही है, बेरोजगार समझ रहे हैं कि अब इन्हें योगी और मोदी को सत्ता से बाहर निकालना है। क्योंकि अब जी ठीक, अगर सत्ता से बाहर निकालना है राहुल, तो एक आखिरी सवाल की ओर रुख करते हैं और जानते हैं जो शुरुआती दौर में हमने सवाल किया कि लखनऊ का नया नवाब कौन होगा। यूपी के नए नवाब की तलाश के लिए तमाम पार्टियां जबरदस्त तरीके से मुकाबला कर रही हैं। इस रेस में, इस मुकाबले में कौन सी पार्टी आगे है और किस पार्टी का नया नवाब होगा? लखनऊ का नया नवाब 2022 का कौन होगा? क्या चौथे चरण के मतदान से साफ हो जाएगा कि लखनऊ का नया नवाब कौन होगा राहुल? देखिए, अगर मैं तीसरे चरण की ही बात कर लेता हूँ आशिफ जी, चौथा चरण तो अभी 1-2 दिन बाद है, 23 तारीख को। और तीसरे चरण की देखिए अगर मैं बात करूं, तीसरे चरण के बाद ही पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो गई है कि जनता योगी सरकार को नकार चुकी है, जनता बीजेपी को नकार चुकी है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में अगर किसी के बीच कांटे की टक्कर चल रही तो वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी के आने के बहुत ज्यादा चांस है। यहां तक कि कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि अगर समाजवादी पार्टी को जरूरत पड़ेगी तो हम सीटें देने के लिए तैयार है। तो आज पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। ये विपक्ष एकजुट होकर किसके खिलाफ लड़ रहा है? ये विपक्ष एकजुट होकर लड़ रहा है ऐसी सरकार के खिलाफ, ऐसी पार्टी के खिलाफ जिसने जनता का जीना मुश्किल कर रखा है। ये विपक्ष आज जनता के साथ खड़ा है, बेरोजगार के साथ खड़ा है, महिला के साथ खड़ा है, आज ये हर उस तबके के साथ खड़ा है जो योगी सरकार में दबा कुचला अपने आप को महसूस कर रहा था। तो आज हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष एकजुट होकर ये मैसेज दे रहा है कि जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, हम जनता के साथ हैं। और 2024 में भी विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। राहुल का साफ कहना है कि चाहे 2022 हो या फिर 2024, उसमें जो नया नवाब होगा वो कहीं ना कहीं विपक्ष का होगा, बीजेपी का सुपरा साफ होगा। खैर, देखते हैं 10 मार्च को होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN9 न्यूज। नमस्कार।